स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं जब भी हमारे पास जो राइट हैंड साइड फंक्शन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर cos ऑफ ax प्लस बी या फिर sin ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में है, तो उस केस के अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो ये है हमारा केस नंबर 2। स्टूडेंट्स, जो केस नंबर 1 है ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 और 7 में कवर कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 6 और 7 में हमने ये सीखा था कि जब भी हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन f(x) किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का e⁻ax की फॉर्म में होता है, तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ये वाला जो केस है, केस नंबर 1, ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 और 7 में कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास e⁻ax इस टाइप का फंक्शन होता था, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते थे, कैपिटल डी यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम रिप्लेस करते थे a से, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ नेक्स्ट इज केस नंबर 2। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब भी हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन f(x) cos ऑफ ax प्लस बी या फिर sin ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में होगा, तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस ऑफ a स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे हमें डी को रिप्लेस नहीं करना होगा, हमें किसको रिप्लेस करना होगा, डी स्क्वायर को। और किसके साथ करना होगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन f(x) साइन ऑफ 2x के इक्वल है, साइन ऑफ 2x, तो स्टूडेंट्स जब हम ये वाली फॉर्म अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन ऑफ ax प्लस बी से कंपेयर करेंगे, तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, a क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 2। तो यहाँ पे इस केस में जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 0, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए b क्या हो गया, 0। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना होगा। तो यानी कि इस वाले केस में हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ 4। तो यानी कि जब हमारा फंक्शन साइन ऑफ 2x होगा, तो हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डी स्क्वायर को, जहां पर भी डी स्क्वायर होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 4। नाउ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, अगर हमारा f(x) की वैल्यू साइन ऑफ माइनस 2x है, तो इस केस में जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2। तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी अगेन माइनस 4। तो स्टूडेंट्स, जब a की वैल्यू 2 थी तो भी हमने डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, माइनस 4 से, और जब a की वैल्यू माइनस 2 थी तो भी डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, माइनस 4 से। स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं माइनस ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू में कन्फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करते हैं, कभी कभी माइनस ऑफ a स्क्वायर की जगह पे वो किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस a का होल स्क्वायर से, जो कि गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, पहले हमें a की वैल्यू लिखनी है, और जो भी a की वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसका स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद जो भी फाइनल आंसर आता है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है। सो दिस इज द करेक्ट वन। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हमें माइनस a का स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले a का स्क्वायर निकालना है और उसके बाद आगे नेगेटिव साइन पुट कर देना है। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट था आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है x में, तो जो सोल्यूशन होगा यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू CF प्लस PI बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे।
तो स्टूडेंट्स हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जो ये कैपिटल डी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते थे, तो हम रूट्स निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके इसके रूट्स निकालेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को m² प्लस जो 2m है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m प्लस m देन प्लस 1 इक्वल टू 0। देन वी हैव m कॉमन ले लेंगे, देन वी हैव m प्लस 1 देन प्लस 1 इंटू में m प्लस 1 इक्वल टू 0। देन वी हैव m प्लस 1 इंटू में m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी इस वाले फैक्टर से -1, और ऐसे ही जो सेकंड वैल्यू है वो क्या आ जाएगी इस वाले फैक्टर से -1 अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों रूट्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के। नाउ स्टूडेंट्स अब ये दोनों रूट्स क्या है, रियल नंबर्स है, और ये दोनों रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 2, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो इन रूट्स के लिए अब हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वो हम कैसे लिखेंगे, जब रूट्स रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट ले लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो सेकंड कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन e⁻⁴ जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, -1। सो -1 इंटू में x विच इज -x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये कैपिटल D के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट के अंदर, हम वो लिख देते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय d² प्लस 2d देन प्लस 1, और राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है हमारा, 4 sin 2x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 sin 2x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है वो देखते हैं कि वो किस टाइप का फंक्शन है, क्या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या वो कॉस में फंक्शन है, क्या वो साइन का फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन गिवन है हमें वो साइन की फॉर्म में गिवन है, और साथ में 4 जो है मल्टीप्लाई में है। तो जो ये कांस्टेंट है 4 मल्टीप्लाई में, उसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में जब हम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी मैंने समझाया था, अगर कोई भी कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में है fx के साथ, तो जो ये कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देन इनटू में 1 डिवाइडेड बाय d² प्लस 2d प्लस 1 एंड sin 2x लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं जो फंक्शन है वो sin ax प्लस b की फॉर्म में है, और जो a की वैल्यू है वो क्या है, 2। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है, 2। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले केस में d² को हमें रिप्लेस किससे करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो विच इज 4, और उसके बाद हम माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमें d² को किससे रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स, -4 से। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ भी d² है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, -4। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वाला कांस्टेंट 4 है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, देन इनटू में 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, d²। तो d² की जगह पे हमें क्या लिखना है, -4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4, देन वी हैव प्लस, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 2d। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे d² नहीं है हमारे पास, खाली d है, तो हमें d को रिप्लेस नहीं करना, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d देन प्लस 1, देन यहाँ पे हम एज इट इज फंक्शन लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास साइन या कॉस का फंक्शन होता है तो हमें d² को ही रिप्लेस करना होता है, अगर सिंगल d है तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, -4 और यहाँ पे क्या है, +1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले। सो दिस इज 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, देन 1 डिवाइडेड बाय, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2d
देन -4 + 1 तो इट विल बी -3। सो हमारे पास क्या आ गया 2d - 3 और जो ये वाला फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे हर स्टेप में। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे d² नहीं है, खाली d है, पर d को तो हमें रिप्लेस करना नहीं है, हमें तो रिप्लेस करना है d² को। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना हम अपने डिनोमिनेटर में d² लाएंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, इस वाले फैक्टर को हम रैशनलाइज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एज इट इज देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2d - 3। इसको हम क्या करेंगे 2d + 3 से मल्टीप्लाई और 2d + 3 से डिवाइड कर देंगे और जो sin 2x है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप के अंदर हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर हमारे पास क्या है कैपिटल D, पर हमें क्या चाहिए d², क्योंकि हम d² की जगह पे ही हम -4 लिख सकते हैं, हम d की जगह पे नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमने क्या किया 2d + 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब हम इन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास d² आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर और वही हमें चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे लिख देंगे 4 इंटू ये क्या है 2d + 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2d + 3, न्यूमरेटर में क्या आ गया 2d + 3 देन डिवाइडेड बाय, अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d - 3 और 2d + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या a - b इंटू में a + b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4d² - 9 और जो sin 2x है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में d² आ गया। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में d² की जगह पे क्या लिख देंगे अगेन -4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 एज इट इज़, न्यूमरेटर में 2d + 3 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे देन डिवाइडेड बाय 4 इंटू d²। तो d² की जगह पे हम लिख देंगे -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 देन -9 और sin 2x फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 इंटू 2d + 3, जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से जो कैपिटल D है वो हट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू -4 विच इज़ -16 - 9, तो क्या आ गया यहाँ पे -25 और sin 2x को हम अगेन एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल D था वो डिनोमिनेटर में से हट गया, बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो कैपिटल D है डिनोमिनेटर में से तो हट गया पर न्यूमरेटर में तो आ गया। तो स्टूडेंट्स जब न्यूमरेटर में कैपिटल D होता है ना, ध्यान से सुनना, जब न्यूमरेटर में होता है कैपिटल D तो उसको टैकल करना इजी होता है। हमें बेसिकली सबसे पहले डिनोमिनेटर में से हटाना होता है। तो डिनोमिनेटर में से D हट चुका है, अब हम देखते हैं जब हमारा न्यूमरेटर में D होता है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारा न्यूमरेटर में D का एक्सप्रेशन आता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अब ये ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो जो ये कांस्टेंट है 4 और डिनोमिनेटर में -25, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में -4/25 और हमारा ब्रैकेट में क्या है 2d + 3 एंड इंटू साइन ऑफ 2x। अब हम क्या करेंगे -4/25 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये क्या है 2d, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा sin 2x के साथ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 जो है वो कांस्टेंट है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर क्या होगा d इंटू साइन 2x, तो d क्या है हमारा एक ऑपरेटर था, डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो d ऑफ साइन 2x का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। d क्या था हमारा, अगर आपको याद है स्टूडेंट्स तो d क्या होता था हमारा, जो d होता था वो क्या होता था d/dx, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम d को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x, ये क्या होता है साइन 2x का डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी +3 इंटू साइन 2x, तो हम नेक्स्ट लिख देंगे +3 इंटू साइन 2x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो कैपिटल D है वो हट चुका है। जो कैपिटल D है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं है और न्यूमरेटर में भी नहीं है, जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो किसके अंदर है x के अंदर। तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। वो फाइनल सॉल्यूशन किसके इक्वल था? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो एंड में हमें अपना फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखना है? सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, सबसे पहले सी एफ की वैल्यू, सी एफ क्या आया था हमारा? ये था सी एफ, तो हम अपना सी एफ लिख देंगे c1 प्लस c2x देन e रेज टू पावर माइनस एक्स देन प्लस पी आई की क्या वैल्यू आई है? ये वाली पी आई की वैल्यू है, तो हम ये लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? -4/25, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, -4/25 देन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 4 cos 2x देन प्लस 3 sin 2x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डी क्यू प्लस डी इंटू में y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है x में, तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? लेट y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? जो ये कैपिटल डी है इसको हम स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m क्यूब प्लस m इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं हम m कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन वी हैव m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -1। तो m की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? यहाँ से प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स तीनों रूट आ गए। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आ गई? 0, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या आ गई? प्लस आयोटा, और जो थर्ड रूट है वो क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 रूट्स आ गए, 0 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। और अब हमें क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट रूट है m1 वो क्या है? 0। ये क्या है? एक रियल नंबर है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सा केस हो गया? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी एफ की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? c1 e रेज टू पावर 0x देन वी हैव प्लस। अब हमें क्या करना है? m2 और m3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म लिखनी है। अब ये दोनों रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट्स है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे। एक में प्लस आयोटा है, एक में माइनस आयोटा है। तो ये कौन सा केस हो गया? केस नंबर 3, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस केस के अंदर हम सी एफ कैसे लिखते थे स्टूडेंट्स? सबसे पहले ई रेज टू पावर जो रियल पार्ट होता है, इन दोनों रूट्स का रियल पार्ट क्या है? 0। सो 0 इंटू एक्स, देन हम एक ब्रैकेट लगाते थे, देन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम c1 ले चुके हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे c2, देन कॉस ऑफ जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो क्या है? 1। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स विच इज x, देन प्लस c3 साइन ऑफ x। नाउ इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? c1 e रेज टू पावर 0x, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, और e रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो हमारे पास क्या बच गया? खाली c1, देन वी हैव प्लस, देन e रेज टू पावर 0x अगेन, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? c2 cos ऑफ x, देन वी हैव c3 साइन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें पी आई निकालना है। तो हम पी आई लिख लेते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन जो ये डी वाला एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी क्यूब देन प्लस डी, और जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो किसके इक्वल है? कॉस ऑफ एक्स। तो हम लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो ये फंक्शन है वो किस टाइप का है? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है? इस केस के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई इस केस में। तो इस केस में हमें डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना होगा? माइनस ऑफ ए स्क्वायर, सो विच इज -1।
तो जहाँ पर भी हमें डी स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे हम -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब 1 डिवाइडेड बाय, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है डी क्यूब, तो डी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, हम डी क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर इंटू डी, तो हम ऐसे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारा क्या है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -1 इंटू डी, सो इट विल बी -d प्लस डी, देन यहाँ पे cos x। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बेसिकली डी क्यूब को कैसे स्प्लिट कर दिया, डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया -1, तो हमारा क्या आ गया फाइनली -d प्लस डी। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमारा केस फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में जब एक्सपोनेंशियल वाला केस किया था और हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ गया था, तो हमने कैसे प्रोसीड किया था, हम क्या करते थे, जो ये फंक्शन होता है हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमें ऐसे प्रोसीड नहीं करना, तो यानी कि जो ये वाले 2 स्टेप है हमें नहीं लिखने, तो इसीलिए हम रब कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आके 0 आ रहा है, तो यानी कि ये वाले स्टेप हमें नहीं करने, तो इसलिए हम इसको रब कर देते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में हमारे साथ क्या हुआ, जैसे ही हमने डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में 0 जैसे ही आता है तो हमारा मेथड फेल हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। ये चीज हम लेक्चर नंबर 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 और 7 में जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे वो किस टाइप का था, एक्सपोनेंशियल वाला था। तो स्टूडेंट्स चाहे ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंट की टर्म में हो या साइन या कॉस की टर्म में हो, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम सेम तरीके से प्रोसीड करते हैं, और वो तरीका क्या होता है, हमें इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, और जिस स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं उसी स्टेप में हम एक एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3d स्क्वायर, देन प्लस डी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इस वाले फंक्शन को हम एज इट इज लिख देते हैं। स्टूडेंट्स हम एक चीज और करते थे, जिस स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं उसी स्टेप में हम यहाँ पे एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह पे अब हम -1 पुट करके देखेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x एज इट इज, देन वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे -1, देन वी हैव +1 इंटू cos x। तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -3 + 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय -2, देन वी हैव cos x। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल डी यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो हट गया है, वो डिनोमिनेटर में भी नहीं है और न्यूमरेटर के अंदर भी नहीं है। तो ये पूरा जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, x के अंदर। तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना सॉल्यूशन लिखना है। फाइनल सॉल्यूशन इज, हम क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए CF और PI को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो CF है वो क्या है, ये, तो हमारा CF क्या आ जाएगा, C1 देन प्लस C2 cos x, देन वी हैव C3 sin x, देन प्लस PI किसके इक्वल आया है, -x/2 इंटू में cos x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे साइन या कॉस का कोई भी फंक्शन होता है तो उस केस में हम PI कैसे निकालते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था सो दैट डिनोमिनेटर में हमारे पास डी स्क्वायर आ जाए। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमने कौन सा केस लिया, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं नीचे वाले फंक्शन को, यानी कि डी क्यू प्लस डी को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया।
और जिस स्टेप पे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी वाले स्टेप में हम एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स अब हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो साइन और कॉस फंक्शन पर ही बेस्ड होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।